हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ इमरान। इस वीडियो में हम शिक्षा के सामान्य सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके आगे शिक्षा के सामान्य सिद्धांत पार्ट 1 करके एक वीडियो प्लेलिस्ट में रखा गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे आपके दाएं ओर जो वी मार्क टाइप में एक मार्क रहता है, उसे टच करने से डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। उसमें पार्ट 1 का लिंक रखा गया है। उसे देखने के बाद कंटिन्यूशन इसे देखिए। रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। रुचि कार्य करने की प्रेरणा देती है, अतः शिक्षक को बालक में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। रुचि का सिद्धांत क्या बताता है? बालक में जो भी कार्य, बालक से जो भी कार्य कराए जाए उस कार्य में रुचि उत्पन्न करना, यानी पहले क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के बाद प्रेरणा उत्पन्न करना, प्रेरणा जीवन से अनुभव कार्यों को उत्पन्न कराना, और उसके बाद जब रुचि उत्पन्न करने से ये तीनों को एक क्रम के अंतर्गत में बालक जानते हुए अच्छी तरह से कार्य करने लगता है। इस रुचि का सिद्धांत के बारे में ये पिंसेंट ने बताया कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि ना होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। यानी यहाँ पर देखिए, हम जिस कार्य में सफल प्राप्त करना चाहते हैं उस कार्य के प्रति रुचि अगर ना उत्पन्न होगी तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं, उस कार्य में हम सफल नहीं पा सकते और वह कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। प्रत्येक कार्य का कोई उद्देश्य होता है, अतः प्रत्येक पाठ का भी निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर हम जो भी कार्य करना चाहते हैं या जो भी पाठ पढ़ाना चाहते हैं, छात्रों को उस पाठ के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त कराना चाहिए। यह बहुत प्रथम और प्रमुख विषय है कि किसी भी कार्य करने के प्रति रुचि उत्पन्न होना जितना प्रमुख है, उसी प्रकार से उस कार्य का उद्देश्य को छात्र को मालूम होना, यानी छात्र को पता होना, बताना भी आवश्यक है। निश्चित उद्देश्यों के बारे में रायबर्न और फोर्ज ने बताया कि हमें प्रत्येक पाठ का उद्देश्य जानना चाहिए, क्योंकि उसका प्रत्येक भाग और उसमें हम और हमारे छात्र जो कुछ करते हैं उस उद्देश्य पर निर्भर रहते हैं। रायबर्न और फोर्ज ने बताया, हमें जो भी करते हैं और छात्र जो भी करते हैं उस उद्देश्य के आधार पर ही करते हैं, इसीलिए उद्देश्यों को छात्रों को पता होना चाहिए। नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। सफलता का आधार पूर्व नियोजन है, अतः शिक्षण को सफल बनाने के लिए पाठ्य विषय का पूर्व नियोजन करना चाहिए। ప్రీ ప్లాన్డ్ అండి, ప్లానింగ్ అండి. మనం ఏదైనా విషయంలో సక్సెస్ కావాలి అంటే, టీచింగ్లో సక్సెస్ కావాలి అంటే ప్రీ ప్లానింగ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। सो प्लानिंग का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। नियोजन के सिद्धांत के बारे में योकोमन सिम्पसन ने बताया कि नियोजन अपव्यय को रोकता है। यह शिक्षक को व्यवस्थित और क्रमबद्ध होने में सहायता देता है। यानी यहाँ पर जब कोई नियोजन करता है उसका कार्य में अपव्यय नहीं रहता, वेस्टेज नहीं रहता,
जैसे टाइम वेस्ट, पीरियड वेस्ट, क्लास कक्षा में छात्रों के हाथ जो भी कार्य कराने लगते हैं उसमें एक नियोजन होता तो अपव्यय कभी भी नहीं होता। यही बात योकोमन सिम्पसन ने हमें यहाँ पर बताते हैं। चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ज्ञान अति विस्तृत है, अतः बालक की योग्यता के अनुसार उसमें से केवल उपयोगी बातों का ही चयन करना चाहिए। यहाँ पर देखो, चयन टू सिलेक्शन, जिस पाठ को हम पढ़ाना चाहते हैं उस पाठ को ही, उसका एक पाठ यानी चयन करना, हम पढ़ाने वाले जो पाठ का चयन एक नियोजन के अनुसार चयन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो अति विस्तृत है। इसलिए कुछ हद तक हमारे चयन में उस ज्ञान विस्तृत को कम करके छात्रों तक हम अच्छी तरह पहुंचा सकते हैं चयन का सिद्धांत के अनुसार। चयन के सिद्धांत के बारे में राइबन ने बताया कि चयन का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है और शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता बहुत अच्छा निर्भर करती है। यहाँ पर राइबन का मत है, चयन का सिद्धांत का महत्वपूर्ण शिक्षक के एक अच्छा चयन उस कार्य के योग्यता में सफलता प्राप्त कर लेती है। यही बात राइबन ने बताया है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बालकों में वैयक्तिक विभिन्नताओं होती हैं, अतः शिक्षण के समय उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जन्मतः कोई दो बालक एक प्रकार के वैयक्तिक रूप से नहीं रहते। यह बात हर एक अध्यापक को जानकारी होनी चाहिए। योकोमन सिम्पसन ने बताया कि ऐसे बालकों को मिलना प्रायः असंभव है जिसके सब कार्यों और चारित्रिक गुणों में एक रूपता हो। सब कार्यों में चारित्रिक गुणों में एक रूपता रहने वाले बालक मिलना असंभव करके बता रहे हैं यहाँ पर योकोमन सिम्पसन ने। जुड़वा भाइयों में भी, यहाँ तक कि जुड़वा भाइयों में भी हर बात में एक रूपता नहीं होती। इसलिए वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत के अनुसार हमें छात्रों में जो भिन्नता रहते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए, उनके अनुकूल बनाते हुए, उनके अनुसार, उनकी गतिविधियों के अनुसार, उनकी कार्यचरण के अनुसार उनको कार्य देनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कक्षा में एक लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। कक्षा में कभी भी हम लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक वातावरण के साथ, डेमोक्रेटिक डीलिंग के साथ रहनी चाहिए और इक्वल, इसी भावना के साथ हम छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न। पाठ्य विषय को सुगम बनाने के लिए उसका प्रस्तुतिकरण क्रमिक सोपानों में करना चाहिए। यानी एक इकाई हम लिए जो पाठ पढ़ाने के लिए, तो उस इकाई को एक विभाजन रूप करना चाहिए, कुछ सोपानों में बांट लेना चाहिए, उनको एक एक भाग करके छात्रों को समझाना चाहिए। इस प्रकार करने से वह समझ सकते हैं, इसीलिए विभाजन का सिद्धांत का आवश्यक है। विभाजन का सिद्धांत के बारे में राइबन और फोज ने कहा है कि सर्वोत्तम विधि वह है जो हमारे उद्देश्य,
हमारे छात्रों विषय सामग्री उसका प्रस्तुत करने के उपलब्ध साधनों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। यानी हमारे उद्देश्यों को छात्रों के विषय सामग्री और प्रस्तुत करने के उपलब्ध साधनों को कुछ सोपानों में बांटकर उन सोपानों के अनुसार हम नियोजन को उसमें जोड़कर छात्रों को रुचि उत्पन्न करके, जिज्ञासा उत्पन्न करके, प्रेरणा पैदा करके क्रियाशील बनाना है। इस प्रकार से हम इन सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। अर्जित ज्ञान का अस्थायी बनाने के लिए उसे दोहराना चाहिए। अर्जित ज्ञान को कभी भी अर्जित ज्ञान को अस्थायी बनाने से रोकने के लिए, अस्थायी बनाने से रोकने के लिए, स्थायी रूप देने के लिए अर्जित ज्ञान को, यानी ज्ञान तो जब तक अस्थायी रूप में रहता है तब हम आवृत्ति कराते हैं तो वह स्थायी रूप में आ जाता है। दोहराते हैं तो वह ज्ञान जो हमने दिया है वह स्थायी रूप ले लेता है। निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। बालक से करवाई जाने वाली क्रिया रचनात्मक एवं मनोरंजक पूर्ण होनी चाहिए। बालक में हम जो भी क्रिया करवाना चाहते हैं उसमें एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक क्रिएशन होनी चाहिए, एक रिक्रिएटर बनना चाहिए बालक। हाँ, उस प्रकार करने से बालक को उस कार्य में मनोरंजन पूर्ण वह उस कार्य को करता है। शिक्षण के निर्माण और मनोरंजन के सिद्धांत का अनुकरण करने से 3 लाभ अवश्य होते हैं। बालक अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करता है, उसमें स्वयं ही अध्ययन करने की इच्छा होती है तथा क्रिया में उसकी शक्ति का क्षय अवश्य होता है। इस प्रकार इन लाभों से वह मनोरंजन प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। दोस्तों, फिर हम पार्ट 1 शिक्षा के सामान्य सिद्धांत तथा पार्ट 2 शिक्षा के सामान्य सिद्धांत समय के अनुसार देखे जाए तो पार्ट 2 एक 13 मिनट लगभग 14 मिनट, पार्ट 1 लगभग 8 मिनट, यानी 22 मिनट में आप शिक्षा के सामान्य सिद्धांत को इस प्रकार से सीख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह हमें यह याद रहती है। जिस सामान्य सिद्धांत को हमने सीखा है उस पर बिट्स यानी प्रश्न किस प्रकार से रहते हैं और कौन से प्रश्न अब तक पूछी गई है, इसके बारे में मैं प्रश्नों का एक वीडियो बना के रख दूंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा कई अन्य वीडियोस के लिए वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।